नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, कांग्रेस नेताओं और अपने सहयोगी दलों को उलझाकर राहुल गांधी तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र में एमवीए में अब भी सीट बंटवारे पर पेच बरकरार है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना सीटों को लेकर आमने सामने है। बात सुलझाने के लिए कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात भी की है, तो वहीं झारखंड में आदिवासियों पर बयान देकर खुद राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। वैसे महाराष्ट्र पहुंचकर योगेंद्र यादव भी बुरे फंसे। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला में एक कार्यक्रम के दौरान योगेंद्र यादव पर नाराज भीड़ ने हमला कर दिया। भाषण के बीच ही नाराज 40 से 50 लोग मंच पर चढ़ गए और उन्हें बोलने से रोक दिया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गुस्साई भीड़ के साथ योगेंद्र यादव उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी ने खेल बिगाड़ा है, बताएंगे आपको। पर सारा खेल तो प्रियंका वाड्रा का भी बिगड़ता दिख रहा है। दरअसल कल प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से नामांकन दाखिल करने वाली हैं, पर नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को कैसे फंसा दिया है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, मुद्दे इतने सारे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई है, लेकिन राहुल गांधी क्यों यहाँ पे एक्टिव नहीं दिख रहे हैं? तमाशा बैठ के दिल्ली में क्यों देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को कहा गया कि भाई अब आप सुलझाइए मामले को। झारखंड ये गए सीट शेयरिंग फार्मूला लेकर यहां से, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर इन्होंने कह दिया आपस में तय करो, ये लोकल लीडर का काम है, मेरे बस में ये नहीं है। तो वो लोग आपस में बैठक करने लगे और तेजस्वी यादव की नाराजगी के बाद राहुल गांधी को लगा कि अगर ये आपस में झगड़ा करते हैं तो कम से कम मेरे पास अंतिम में फैसले के लिए आएगा। थोड़े बहुत इधर उधर करके हम किसी तरह से अपने आप को निकाल लेंगे। सीधे तेजस्वी से संबंध तो खराब ना हो, लालू प्रसाद यादव से संबंध तो खराब ना हो, हम जिम्मेदारी लोकल लीडर पर थोप देंगे। तो झारखंड में भी यही चल रहा है। महाराष्ट्र में दुर्गति हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो स्थिति यह है कि अब नाना पटेलों को देखना नहीं चाहते शिवसेना के नेता। संजय राउत ने पिछले मीटिंग के दौरान ही नाना पटोले को बेइज्जत कर दिया था कि तुम्हारे साथ अब कोई बैठक नहीं होगी। इसकी समस्या कुछ अलग है। दोनों के बीच किस मामले में पेच फंसा है, ये आगे हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन यहां नाना पटोले की जगह अब बालासाहब थोराट को जिम्मेदारी दी गई है। बालासाहब थोराट को एक्टिव किया गया है। राहुल गांधी ने कहा अब इस झमेले में हमें मत फंसाओ, नहीं तो महाराष्ट्र जाने के बाद अगर किसी रैली में ये शिव सैनिकों ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो जैसा जोगेंद्र यादव का हुआ है हाल, वैसा ही मेरा भी हो जाएगा। इसलिए आपस में नेता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बालासाहब थोराट वही हैं जिनको पिछले 2 साल से राहुल गांधी ने सेंटिंग में डाल दिया था। बिल्कुल शांत, उनसे कोई जिम्मेदारी दी नहीं जा रही थी, बातचीत नहीं की जा रही थी। नाना पटोले सब कुछ संभाल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, टिकट बंटवारे से लेकर कांग्रेस की पूरी लिस्ट तैयार करना। प्रेजेंटेशन देने के लिए दिल्ली कौन आया? नाना पटोले आए। तो अचानक से क्या हो गया कि आपने बालासाहब थोराट को जिम्मेदारी दे दी कि अब देखो आप ही संभालो। ये बालासाहब थोराट अब आगे बदला लेंगे राहुल गांधी से, क्योंकि पुरानी दुश्मनी है। जो तरीके चले हैं, ये जो बालासाहब थोराट के परिवार में एक झगड़ा कराने की कोशिश की गई थी, ये नासिक में हो रहा था एमएलसी का इलेक्शन, और बालासाहब थोराट भी कई पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं। इनके पिता भाऊ साहब थोराट भी जो थे वो भी 4-5 बार विधायक रहे थे, ये भी विधायक बनने की कोशिश कर रहे थे। उस समय इनको भी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, ये बागी उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, और फिर इन्होंने क्या किया, आगे कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक बालासाहब थोराट के बहनोई हैं सुधीर तांबे, और उनके बेटे हैं सत्यजीत तांबे, यानी कि बालासाहब थोराट के भांजे। ये तांबे परिवार, थोराट परिवार नासिक के रीजन में अच्छा खासा दबदबा रखता है, पॉलिटिकल फैमिली है। लेकिन जब सुधीर तांबे को टिकट देने के लिए कहा गया नासिक से, यानी कि आप ही लड़ें एमएलसी का चुनाव, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, आप मेरे बेटे सत्यजीत तांबे को टिकट दे दीजिए। सत्यजीत तांबे को टिकट नहीं दिया गया। सुधीर तांबे को जब टिकट दिया गया तो उन्होंने नॉमिनेशन ही नहीं किया। अब उसके बाद कांग्रेस अंतिम समय में फंस गई, यानी कि
अंतिम दिन नॉमिनेशन का था, उन्होंने नॉमिनेशन करने से इनकार कर दिया, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा गया और सत्यजीत तांबे निर्दलीय से लड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, उन्होंने एमएलसी का चुनाव जीत लिया। उसके बाद से बाला साहब थोराट के ऊपर ये टेढ़ी नजर राहुल गांधी की हो गई कि हम आप लोगों ने मिलजुल कर हमारी बेइज्जती करवाई है। अब फिर से बाला साहब थोराट याद आ गए इन लोगों को। तो ये जो इतने सालों तक, लगभग 2 साल हो गया, 2 सालों तक जो बाला साहब थोराट के साथ राहुल गांधी ने किया है, अब ये बदला लेने का समय आ गया। ऐसा लगता है कि बाला साहब थोराट सीट शेयरिंग का फार्मूला करवा लेंगे, तय करवा लेंगे। कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और कांग्रेस सेक्रीफाइस करने के लिए बाला साहब थोराट को भेजा है। यानी राहुल गांधी सोच रहे हैं कैसे भी ये मामला निपट जाए और उसी निपटाने के चक्कर में खुद निपट रहे हैं। बैठकर यहां दिल्ली में ये जो महाराष्ट्र और झारखंड का तमाशा देख रहे हैं, आखिरकार ठीकरा तो इन्हीं के ऊपर फूटना है कि आपने चुनाव हरवाया, क्योंकि अब तक ये अघाड़ी है जो 3 महीने 4 महीने से चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक इतना ज्यादा रस्साकसी चल रही है कि इन लोगों को, जो इनके समर्थक हैं, वो नाराज चल रहे हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें कि नहीं। बिल्कुल, इतने क्रूशियल टाइम में तो राहुल गांधी को सामने आकर बैठक करनी चाहिए थी, चीजों को सुलझाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आजकल योगेंद्र यादव जो राहुल गांधी के साथ कई बार नजर भी आ चुके हैं, वो जब महाराष्ट्र पहुंचे, अकोला में उनका कार्यक्रम था, तो क्या अचानक से ऐसा हो गया कि उनके कार्यक्रम में इस तरह से बवाल की खबरें सामने आ गई? देखिए, योगेंद्र यादव के साथ तो ऐसा होना ही था, आज हो कल हो। जिस तरीके से वो पॉलिटिशियन भी, एक्टिविस्ट भी, सेफोलॉजिस्ट भी, प्रोफेसर भी बनने की कोशिश करते हैं और ये चतुर चालाक लोमड़ी की तरह ये इधर उधर मुंह मारता फिरता है, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब ये राहुल गांधी के गुरु है या चेला है, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि योगेंद्र यादव की एक खासियत है, ये हर जगह पर चेला ही बन जाते हैं। इन्होंने पहले भी एक पार्टी बनाई थी कुलदीप नैयर के साथ मिलकर, जिसमें कई और लोग शामिल थे। उस पार्टी का कॉफी हाउस से बाहर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये सेफोलॉजिस्ट बन गए। वहां भी ये पीछे की कुर्सी पर बैठे रहे, हमेशा टीवी डिबेट में आते और पीछे से ही आते, पीछे से ही चले जाते। ये कभी गुरु नहीं बन पाए। फिर क्या हुआ, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और ये पहले ऑब्जर्व करते रहे कि देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। अरविंद केजरीवाल कमान संभाले तो ये अरविंद केजरीवाल का चेला बन गए। प्रशांत भूषण के साथ अरविंद केजरीवाल का चेला बनते फिरे। अरविंद केजरीवाल ने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ डिस्टरबेंस पैदा करता है। अब उसके बाद इनको लगा अब क्या करें, तो अपना एक स्वराज पार्टी बनाई और स्वराज पार्टी बनाने के बाद दिल्ली के सारे एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाए। आगे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ पाए। तो ये सिर्फ कहने के लिए स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। ये करते क्या है, जहां भी आंदोलन हुआ, जहां भी कुछ प्रदर्शन हुआ, वहां पर ये अपना चेहरा चमकाने के लिए चले जाते हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो या फिर मराठाओं का आंदोलन हो। हर जगह पर ये आंदोलन में चले जाते हैं, आंदोलन जीवी बन चुके हैं। अब इसी आंदोलनकारी व्यक्ति से राहुल गांधी का संपर्क हुआ, तो कहा तो यही जा सकता है कि राहुल गांधी का भी चेला बन गए हैं, उम्र में भले ही बड़े हों, और राहुल गांधी के साथ जुड़ गए। राहुल गांधी ने इन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर लिया। अब ये उनके साथ साथ घूम रहे थे। अब घूमते हुए स्थिति ये हो गई कांग्रेस में गए हैं, विस्फोट कांग्रेस में भी होगी। अजय यादव ने इन्हीं का नाम लिया था कि योगेंद्र यादव कौन है, ये आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी लोग जिसको ग्राउंड की कोई पहचान नहीं है, ये वही योगेंद्र यादव जो अलग अलग एनजीओ में काम करता रहा है। वो एनजीओ के सलाह पर राहुल गांधी अपने नेताओं को इग्नोर करते हैं। मतलब कांग्रेस में ये बात चलने लगी है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये एनजीओ वाले, ये आंदोलनजीवी क्या कर रहे हैं। अब ये योगेंद्र यादव इसी तरह के काम करते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। अकोला में मीटिंग थी। मीटिंग क्या थी, संविधान बचाओ और अपना वोट, मतलब संविधान की सुरक्षा और आपका वोट किधर होगा, इसके लिए अघाड़ी का समर्थन कर रहे थे। ये राहुल गांधी भी आजकल संविधान की किताब लेकर चलते हैं। और उस मीटिंग में वंचित बहुजन अघाड़ी किसकी पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर के पोते। तो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, तो वो तो प्रकाश अंबेडकर खुद ही समझते हैं कि संविधान तो बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरीके से बनाया था, उसके साथ तो कई बार छेड़छाड़ ये कांग्रेसियों ने किया। संविधान की सुरक्षा का ठेका इन्होंने अब ले रखा है और सबसे ज्यादा संविधान का नुकसान कांग्रेस ने किया है।
ये वैसे वैसे प्रावधानों का जिक्र किया गया है जहां पर संविधान की सुरक्षा नहीं, संविधान का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग भी वहां पहुंचे थे और ये संविधान की सुरक्षा और अपना वोट पर बातचीत कर रहे थे। सेमिनार, ये दोमुहा सांप की तरह लोग हैं। अगर आपको राजनीति करनी है तो सीधे राजनीति करो, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाओ। आप सोशल एक्टिविस्ट बनकर लोगों को भ्रमित करते हो, इससे ही कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो गई। वहां पर सब जो बैठे हुए थे लोग, वो भाषण सुनने आए थे सेमिनार में इस बात को लेकर कि अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। ये नहीं सुनने आए थे कि किस पार्टी को समर्थन करो। योगेंद्र यादव ने संविधान की सुरक्षा पर राहुल गांधी की बात की और उसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल करते हुए बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए अघाड़ी के कैंडिडेट के समर्थन की बात कर दी। मतलब अघाड़ी को वोट देंगे तभी संविधान की सुरक्षा होगी। अब यह बात वंचित बहुजन अघाड़ी वाले को कैसे पसंद आता? उन्होंने कहा कि आपने उस समय नहीं बोला कि यह सेमिनार जो है यह पॉलिटिकल है। समस्या यहीं से शुरू हुई कि आप अगर हम लोगों को पहले बोल दिए होते कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है तो इसमें पॉलिटिकल बातें होगी और हमने अघाड़ी को समर्थन कर दिया है, हम कांग्रेस के नेता हो चुके हैं तो हम कांग्रेस की ही बात करेंगे, तो हम लोग क्यों आते? तुमने हम लोगों को बुलाया इस बात कर कि हम ये बात करेंगे कि संविधान की सुरक्षा के लिए किसे अपना मत किसे देना चाहिए और किस आधार पर देना चाहिए, मुद्दे की बात होती। लेकिन आप पार्टी की बात करने लगे और इस बात को लेकर पहले माइक छीन ली गई, फिर इनसे भागने की बात की गई। ये चिल्लाते रहे हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बोला सवाल तो तब होगा जब पहले आप ये ना कहे होते कि हम इस पार्टी को समर्थन देते हैं। जब हम ये पता ही चल गया कि तुम पॉलिटिकल एजेंट हो तो फिर आपसे सवाल क्या करेंगे? उसके बाद धक्का मुक्की शुरू, योगेंद्र यादव वहां से भागने लगे, कुर्सी टेबल तोड़ा तोड़ी हो गया। और वंचित बहुजन अघाड़ी, अब तुम आरोप किस पर लगाओगे? आरोप तुम भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे के या फिर अजीत पवार की पार्टी पर यानी कि महायुति पर तो लगा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। ये तो वंचित बहुजन अघाड़ी वो पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर के साथ उद्धव ठाकरे की अच्छी खासी दोस्ती है। ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ने के लिए मुंबई में तैयार थे, लेकिन शरद पवार के साथ उनका थोड़ा 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए शरद पवार ने बीच में खलल डाल दिया कि नहीं, उसको हम साथ नहीं रख सकते। और आजकल वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो अपना कैंडिडेट पर कैंडिडेट उतार रहा है। तो ऐसे में आरोप किस पर लगाओगे? एक दलित नेता के ऊपर आरोप लगाओ कि ये संविधान की सुरक्षा नहीं, संविधान को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। ये आप लोकतंत्र की सुरक्षा के बाद ठेका तो आप लिए हो, भाजपा को कहते हो लोकतंत्र खतरे में पैदा कर दिए हैं कौन? पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। आज इनको गुंडा कहने में भी शर्म आ रही है क्योंकि वो सारे दलित एक्टिविस्ट हैं। वो अगर दलित एक्टिविस्ट उनके ऊपर आपने अटैक करना शुरू कर दिया तो राहुल गांधी अपनी टीम से तुम्हें बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये सारा जमात तो आजकल दलित पिछड़ा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में योगेंद्र यादव पिट पिटा के वहां से चले आए हैं और उसके बाद राहुल गांधी से गुहार लगाएंगे कि देखिए ऐसे जगहों पर मत भेजा कीजिए जहां पर जितने ये 15-20 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, रही सही इज्जत इसी महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी चली जाए, अगला नंबर राहुल गांधी का ना लग जाए। खैर सर, कल गांधी परिवार के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि प्रियंका वाड्रा जो है वो नामांकन दाखिल करेंगी। राहुल गांधी का भी ताजा ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि वायनाड के लिए प्रियंका गांधी से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। भर भर के प्रियंका वाड्रा की तारीफ कर रहे हैं। नामांकन से पहले क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, अगर प्रियंका वाड्रा को वहां उम्मीदवार बनाया गया है, नामांकन भी कल करेंगी। और अगर इनको लगता राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को या पूरी कांग्रेस पार्टी को कि वायनाड की सीट उतनी ही आसान है जितना राहुल गांधी के समय था, तो क्या ये लाबो लश्कर के साथ वायनाड में भीड़ जुटाने के लिए जाते? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद कांग्रेस शासित प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर, ये पूरी भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि प्रियंका वाड्रा का पेच वहां फंसा है। आप ये बताओ, जितनी कहो कि प्रियंका वाड्रा से बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल सकता, तो इससे पहले ही प्रियंका वाड्रा को वहां से खड़ा कर देते। ऐसा थोड़ी है कि प्रियंका वाड्रा पहले नाबालिग थी, 25 साल की उम्र पार नहीं कर रही थी। लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 साल की उम्र का होना चाहिए, तो कैसे करती? ये 24 साल की थी, इस साल वो 25 साल की हुई है, इसलिए इस बार पहली बार उनको नामांकन करवा रहे हैं। अगर प्रियंका वाड्रा वायनाड के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट हो सकती थी तो पिछले चुनाव 2024 के चुनाव में ही लगा देते,
लेकिन नहीं, उस समय राहुल गांधी जाएंगे, उससे पहले भी राहुल गांधी जाएंगे। तो राहुल गांधी जब नामांकन कर रहे थे तो इन लोगों को पता था सारे मुसलमान हमें वोट देंगे, इसलिए 53% मुस्लिम आबादी वाले वो वायनाड क्षेत्र, वहां पर राहुल गांधी के लिए जीत का बिल्कुल आसान तरीका दिख रहा था। तो वहां जब ये नॉमिनेशन करने गए थे, एक छोटे से फोटो आया था कि दोनों जा रहे हैं नामांकन करने के लिए, राहुल गांधी ने साइन करके आ लिए बाहर। और वही रायबरेली में इनको मुश्किल दिख रहा था कि रायबरेली से चुनाव जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो यहां प्रियंका वाड्रा भी गई, सोनिया गांधी भी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए। तो यही टसल वायनाड के है कि वायनाड में राहुल गांधी ये जो लावो लश्कर के साथ सबको भेज रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब वायनाड के लोग यानी केरल बनाम बाहरी का मुद्दा उठ चुका है। और अब वायनाड में प्रचार एक ही कराया जा रहा है कि देखो ये गांधी नेहरू परिवार कितना बड़ा धोखेबाज है। इंदिरा गांधी बेल्लारी से चुनाव लड़ने के लिए आ गई थी, जब उनको लग रहा था कि नॉर्थ इंडिया से नहीं जीत पाएंगे, आ गई कर्नाटक में लड़ने के लिए। सोनिया गांधी जब पहली बार एंट्री की, वही इंदिरा गांधी की सीट से लड़ ली और उसके बाद इधर रायबरेली से लड़ी। जब वो रायबरेली से जीत गई तो उसके बाद उन्होंने बेल्लारी की सीट छोड़ दी। ये साउथ इंडिया का कैसा इस्तेमाल करता है ये लोग। राहुल गांधी के साथ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा, जब वहां अमेठी से हार रहे थे तो वायनाड चले आए। अब वायनाड और रायबरेली में दोनों जीत गए तो वायनाड छोड़ दिया। अब प्रियंका वाड्रा की बारी है। तो ये गांधी परिवार क्या साउथ इंडिया के लोगों को महामूर्ख समझता है? ये सवाल वहां पैदा कराए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा नेहरू गांधी खानदान ही साउथ इंडिया का इस्तेमाल करता है, चाहे कर्नाटक का करे, केरल का करे। अब कर्नाटक से इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया है केरल में, क्योंकि केरल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो वहां पर ये सवाल जो उठ रहे हैं, वही इन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर 15-20% वोट इधर से उधर हो गया तो ये सत्यन मोकेरी जो है वो बाजी मार ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक महिला उम्मीदवार खड़ी कर दी है, और महिला उम्मीदवार जो है वो प्रियंका गांधी को, प्रियंका वाड्रा को अनकंफर्टेबल करने के लिए काफी है। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो किलेबंदी है उससे ये डर चुके हैं। ऐसे राहुल गांधी अंदर से तो यही चाहते होंगे कि प्रियंका वाड्रा चुनाव हार जाए और हारने के बाद ये फिर से दड़बे में बंद हो जाए, मेरे पीछे पीछे चलती रहे। बिल्कुल, मतलब एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को तो फंसा ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कल का दिन गांधी परिवार के लिए काफी अहम है। प्रियंका वाड्रा राजनीतिक डेब्यू करने जा रही है। केरल की वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बताया जा रहा है कि कल प्रियंका के साथ पूरा गांधी परिवार वायनाड में नजर आएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं वायनाड से बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता हूं। अब राहुल गांधी बहन की जीत की कामना कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर महाराष्ट्र से लेकर झारखंड में जो इस वक्त चल रहा है वो राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।